तो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये हमारे अतीत कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए अतीत का अर्थ क्या होता है। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसे हम कहते हैं अतीत। ठीक है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे पहले के लोग, प्राचीन समय के लोग क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का अर्थ होता है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, पुरोहितों मतलब पूजा पाठ करने वाले, शिल्पकारों, मूर्तियाँ बनाने वाले, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक, अभी हम जो नीचे देखेंगे मानचित्र में, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें मिल गई जिसे हम नोट करेंगे अपने नोट्स, जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें ज़रूर लिखेंगे कि कई लाख वर्ष पहले, ध्यान से देखिए आप, लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अर्थात नर्मदा नदी के तट पर लोग कई लाख वर्ष पहले रहा करते थे, तब से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाले, एकत्रित करने वाले। तो यहाँ अर्थात नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। इसका मतलब हुआ कि जो लोग वहाँ पर रहते थे नर्मदा नदी के किनारे, वे कुशल संग्राहक मतलब स्किल्ड थे। उनको पता था कि चीज़ें इकट्ठा करने का ज्ञान था उनके पास, और उनको पता था कि जंगलों में क्या क्या है, कहाँ पर क्या मौजूद है, क्योंकि वे जब यहाँ पे लिखा हुआ है जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो भोजन के लिए क्या करते थे, वे संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे। जंगलों के अंदर वो जाते थे और वहाँ से पेड़ पौधों की जड़ें, फल और जंगल के बाकी उत्पाद वहाँ से उठा लाया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का अर्थ होता है शिकार। तो जंगलों का शिकार भी करते थे। तो ये लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। कब रहते थे, कई लाख वर्ष पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये नाम आप याद रखिए, जो कि उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो ये भी हम अपने नोट्स में लिखेंगे, चाहे तो आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं कि लगभग 8000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जो अभी हम नीचे मैप में देखेंगे, वहाँ पर स्त्री पुरुषों ने 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया था। कौन कौन सी फसलों को, गेहूँ और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास इन मतलब इसके अलावा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में तो हुआ ही था, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ और जौ सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने उपजाना प्रारंभ किया। उसके अलावा उत्तर पूर्व जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम का क्षेत्र है, वो उसके आसपास का, मेघालय के आसपास का, वहाँ पर गारो पहाड़ियाँ, वहाँ पर और विंध्य पहाड़ियों में भी कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, जो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित स्थान है। तो यहाँ पर हमें मैप को देखना समझना ज़रूरी है। तो ऊपर हमने बात की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की। तो देखिए सुलेमान भारत के उत्तर पश्चिम में, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके उत्तर पश्चिम में, भारत के यहाँ पर उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और ये हैं किरथर पहाड़ियाँ। तो यहीं पर सबसे पहले मनुष्य ने गेहूँ और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया था, आज से लगभग 8000 वर्ष पहले। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी गारो पहाड़ियों की। कृषि का विकास कहाँ कहाँ हुआ, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में, जहाँ पर 8000 वर्ष पहले गेहूँ और जौ उपजाना प्रारंभ किया गया था।
उसके अलावा कुछ और स्थान थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जैसे गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं। गारो पहाड़ियों के अलावा विंध्य विंध्य पहाड़ियाँ, ये लिखा हुआ है। और विंध्य पहाड़ियों के ही उत्तर में, इसी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है। ओके, अब चलते हैं नीचे। और नर्मदा नदी जो हम लोगों ने अभी वहाँ पढ़ा था, ये है नर्मदा नदी। इसी के तट पर 20 लाख वर्ष पहले मानव रहा करता था और वहाँ से कुशल संग्राहक था वो मानव, और जंगलों की विशाल संपदा से जो परिचित था। ठीक है, वो शिकार भी करता था और भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालता था। तो ये अब तक हमने देखा। इसके बाद है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सब बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ इसी मानचित्र में। देखिए, ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी यहाँ से निकलकर ये सिंधु नदी आई है और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मतलब सहायक नदियाँ मतलब जो एक बड़ी नदी में जुड़ी होती हैं, उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदियाँ हैं। ओके, तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो आरंभिक नगर मतलब सबसे पहले के शुरुआत के नगर जिनका विकास हुआ, वे इन्हीं नदियों के किनारे। किन नदियों के किनारे? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अच्छा, बाकी जैसे गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले। यानी गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास बाद में हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पहले हुआ। तो गंगा नदी हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ये है हमारी गंगा नदी, यहाँ से बहती हुई निकली है। ठीक है, आप देख रहे होंगे चित्र पे ही लिखा हुआ है ये ऐसे। तो गंगा नदी पर 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 साल पहले। ओके, इसके बाद है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सोन नदी देखिए यहाँ पर है। मानचित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोन नदी यहाँ से गई है और गंगा में मिल गई है जाकर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोन। तो सोन नदी गंगा के दक्षिण में, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र था सोन नदी के आसपास का, उसे मगध के नाम से जाना गया। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप, भारत चूँकि इतना विशाल है इसलिए इसको एक उपमहाद्वीप कहा गया है। तो यहाँ इस उपमहाद्वीप में लोग एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब वो यात्रा करते ज़रूर थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो कभी कभी यह है कि प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती थी, इस वजह से उनको वहाँ से जाना पड़ता था, या फिर अपने काम की तलाश में वे जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे राज्यों क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाज अर्थात पानी की नौकाएं, बड़ी बड़ी नौकाएं जिनको जहाज कहा जाता था उनको। ओके, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, इसके बाद आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया गया है मानचित्र में, इसको हम समझ लें। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया।
दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है? ये मानचित्र जो ऊपर अभी हम देख रहे थे, अभी हम फिर देखेंगे, वो है दक्षिण एशिया का। तो दक्षिण एशिया में क्या क्या आ जाता है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उपमहाद्वीप क्यों इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।